हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स का हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम के दो बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण बल का मान निकालिए। तो इसमें आप फॉर्मूला हमारा ये वाला लगाएंगे, F बराबर KQ/R² कूलाम के नियम वाला, और इससे आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 मीटर की दूरी है, आवेश का मान भी 1 कूलाम है, तो सीधा सीधा इसमें आंसर आ रहा है। उसके बाद आपका निम्न में से ध्रुवीय अणु कौन सा है, O2, H2, H2O या CO2। तो इसके अंदर है हमारा आंसर H2O, क्योंकि वही पोलर होता है। इसके बाद विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है, तो ये तो हम सब जानते हैं, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान होगा। तो इसमें आपको सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है, आपका आंसर निकल करके आएगा 3.5 × 10⁻⁹ टेस्ला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र। तो विद्युत शक्ति का P बराबर IR भी नहीं होता, P बराबर IR² भी नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर I²R। फिर इसके बाद एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो सब जानते हैं 0 होता है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन किया गया है 1/√μ0 का क्या मान होगा, तो इसका मान होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसके बाद है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो जब आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो आपको इसका अपोजिट कर देना है, यानी कांच के सापेक्ष आपको वायु का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। 3/2 का आप उल्टा कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है P बराबर 1/f का, और इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल करके आएगा B + के 2.5 डायप्टर। इसके बाद है फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला बताना है आपको। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर α/d/d। फिर है आपका फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ये आपको याद होगा, तो हम याद करते थे E बराबर hc/λ, या E बराबर hμ टाइप में हम याद करते थे, तो यही फॉर्मूला आपका सीधा सीधा आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान 0.34 वोल्ट हो, तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद संघट्ट प्राचल की न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का क्या मान होता है, ये होता है 180 डिग्री। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर आपका से आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है, दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 व 81 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से दाता शुद्धि कौन सी, तो ये तो सब जानते हैं, दाता शुद्धि होती है आपकी अर्सेनिक। अब हम रिक्त स्थानों पे चलते हैं, तो रिक्त स्थान पढ़ते हैं। समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र व विद्युत द्विध्रुव दोनों के, आप सब जानते हैं, इसका आंसर होगा लंबवत होती है, लंबवत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ये भी बढ़ता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो ये आंसर आ गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम,
तो आगे है, एक पूर्ण चक्कर में किसी प्रेरक को आपूर्ति मध्य शक्ति होती है आपकी 0। फिर अगला आपका कहाँ चला गया, हाँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 पाई कालांतर में तुल्य पथांतर होता है आपका लैम्डा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख, इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता। तो इसमें आपका आ जाएगा तीव्रता। फिर अब हम अगला अब देखते हैं, नाभिक के चारों ओर की किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव नेगेटिव होती है, यानी माइनस में जाती है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, यहाँ आ जाएगा आपका चालकता। फिर इसके बाद अब आगे विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ पर को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है आपको। तो इसका आपको चित्र बनाना है, तो देखिए हम चित्र इसका कैसे बनाएंगे। तो यह है आपका क्वेश्चन तीसरे का पहला। तो इसके चित्र के अंदर आपको यहाँ पर तो एक आपका आवेश बनाना है, जो कि आपका क्या है, ऋणावेश है, यानी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका -q। और इससे क्या होगा, आपकी जो रेखाएं हैं वो सारी आपके इसी टर्मिनल के पास आके मिलेगी। तो इसका चित्र कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये है इसका चित्र, यानी सारी रेखाएं जो है इससे ही आके मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़, ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले V और I के मध्य ग्राफ। तो ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले V और I के मध्य ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये हो जाएगा आपका V, यहाँ I, और ये जो बीच में आपकी सीधी रेखा जाएगी वो V समानुपाती I को प्रदर्शित करेगी। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर गति करता है तो उसकी चाल में कमी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है कि जब प्रकाश जो है आपका, 1 मिनट हम आपको समीकरण से बता देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपके जो प्रकाश का वेग होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर हमारी जो जैसे जैसे हम तब जो विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है आपकी लाइट, तो क्या होता है कि सघन माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ये जो अपवर्तनांक होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो अपवर्तनांक के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेग में कमी आएगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, सघन माध्यम में घनत्व व अपवर्तनांक अधिक होता है, यहाँ हो जाएगा अधिक, और फिर होता है जिसके कारण प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो वेग में कमी आ जाती है। ये है इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, अगला है आपका आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को हमें लिखना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइंस्टाइन का क्या होता है, ये हो जाएगा K मैक्सिमम बराबर V माइनस V0। तो यह है आपका आइंस्टाइन द्वारा दिया हुआ समीकरण। ये इसको पूरा लिख देते हैं मैक्स। तो ये है आइंस्टाइन का समीकरण। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा दीजिए। सॉरी हम नीचे वाला पढ़ लिया।
हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा आपकी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें कुल ऊर्जा दी गई है कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालनी है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा का अंदर क्या करेंगे आप, इसका ही यही आंसर होता है आपका, जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ही इसके आगे आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके जो कुल ऊर्जा है इसी का ऋणात्मक होती है। तो आप ये तो खुद ही वैसे ही ऋणात्मक में थी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा दीजिए। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है ना, तो इसका जो परिभाषा है वो आपकी पहले मेरे मुँह से आप सुन लीजिए। नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो आपका क्या है आंसर, 6 वाला, नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों सॉरी ये गलत लिख दिया, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है। तो इसका आंसर आपका ये है कि नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है, और जो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है यही आपकी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम क्या होता है, किसी बंद फ्लक्स पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स आपका 0 होता है। यही आपके चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम होता है। तो इसको लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये आपके गाउस का नियम है, यानी कि E.ds बराबर में 0। ये है आपका गाउस का नियम। यहाँ पर E नहीं, यहाँ पर B आएगा, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो हम फैराडे का नियम लिखते हैं। तो फैराडे का नियम है आपका ये आंसर नंबर 8, जब किसी लूप अथवा परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित
होता रहता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। होता है, यही है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। ये सिर्फ आपका प्रथम नियम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच पृथक्कन दूरी d है तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये है आपका समांतर प्लेट के अंदर आपको धारिता निकालनी है, तो उसको निकालते हैं। चलो तो निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपका आएगा E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट यहाँ पर नहीं आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चित्र बना के देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले सॉल्व करने लग गई थी। तो ये तो हो गई आपकी एक प्लेट और ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट। इसमें प्लस का चार्ज आएगा, इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर इसके बाद ये तो हो गई आपकी प्लस क्यू, यहाँ हो गया आपका माइनस क्यू। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो पहले तो आप इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। फिर ये हो गई आपकी P2 प्लेट, ये हो गई आपकी P1 प्लेट। E बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके मध्य यहाँ पे जो दूरी होगी वो होगी आपकी D। तो यहाँ पर सबसे पहला समीकरण तो आपका यही बनेगा, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आप सिग्मा का फॉर्मूला डालेंगे Q बटा A। ये समीकरण 2 है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद आपका E बराबर V इंटू D, तो सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, V बराबर E इंटू डी, वही तो फॉर्मूला नहीं डाल पा रहा था। फिर तो आपका V बराबर E इंटू डी हो गया। E का मान आप यहाँ से डालिए, Q बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। यहाँ आ जाएगा आपका V क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ रहे होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ मान ही पुटअप कर रहे हैं, इसके अदरवाइज़ हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अब हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला डालेंगे, C बराबर Q बटे V। C बराबर Q का Q रह गया, बटे में आप इसको लिख दीजिए Q D बटे एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से Q से Q कैंसल, फिर हो जाएगा आपका C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और D। यहाँ पर C है आपकी धारिता, A है आपका क्षेत्रफल, E एप्सिलॉन, D आपकी लंबाई हो गई। तो यहाँ आपका यह आंसर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी इस पे क्या निर्भरता है। तो C समानुपाती A होता है, यानी क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और C व्युत्क्रमानुपाती D होता है। तो ये है पूरी डेरिवेशन। आई होप आपको समझ रहे होंगे। सबसे पहले आपको E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर Q बटे A का फॉर्मूला डालना है, दोनों के मान पुटअप करने हैं, आपका समीकरण नंबर 3 निकल के आएगा। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला इसमें डाल देना है, V बराबर ED। फिर आप इसके अंदर आगे मान निकालेंगे, फिर आप डालेंगे C बराबर Q अपॉन V का फॉर्मूला, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा और ये दो निर्भरताएँ आ जाएगी। तो ये है आपका उस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क के विकर्णित सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम का प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध आप निकालिए।
देखिए आपको यहाँ पे घन में जोड़ना है तो हम घन में ही जोड़ के देख लेते हैं। घन में जोड़ते हैं तो घन आपको कुछ इस तरीके से बनता है। परिपत्र आपको मैं कैसे जोड़ना है बता दूंगी। तो कुछ इस प्रकार से हम एक घन बनाते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर आपके 12 प्रतिरोध जुड़ेंगे तो इससे आंसर निकालना काफ़ी टफ पड़ता है। तो हम ऐसे डायग्राम के अंदर ही हमारे प्रतिरोधों को जब सिंपल करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चित्र बनेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सब जानते हैं कि इस पूरे के अंदर आर आपका 1 है तो हम आर को क्या कर लेंगे, स्मॉल बना लेंगे। तो स्मॉल आर बराबर बन रहेगा। सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट को बी, सी, डी। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का निकालेंगे। इसमें 3 आपके दिख रहे हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम इसको पैरेलल में ही जोड़ लेंगे। तो आप इसको जोड़ेंगे 1/R1 बराबर 1 स्मॉल r1 प्लस 1 स्मॉल r2 प्लस 1 स्मॉल r3। अब आगे देखिए तो यहाँ आपके एक एक ही जुड़ेंगे, 1/1 1/1 तो ये 1 1 1 तो आपका 1/R1 बराबर 3 हो जाएगा। तो आपका R1 कितना निकल के आएगा, R1 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पर C और D का भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो आपके R3 भी कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब बचा हमारा R2। तो 1/R2 बराबर देख लेते हैं कितने प्रतिरोध है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और जुड़ेगा आपका 6 बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपके 6 हो गए। तो अब इस 6 में इसको जोड़ लेते हैं तो आपके 1 + 1 + 4 5 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1/R2 बराबर 6 और R2 बराबर 1/6। तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा आके बना है। तो ये चित्र आके सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका R1 R2 R3 R1 R2 R3 आपके पास है। इन सारे मानों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दीजिए। तो इन सारे मानों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/6। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे टोटल आर निकालने के लिए आपका। तो पहले इसका लघुत्तम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 + 2 + 1। तो आपका आंसर आएगा 5/6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी बाह्य चुंबक क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबक व अनुचुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाना है आपको। तो इसमें हम चित्र बना के देख लेते हैं। तो प्रतिचुंबक का चित्र कैसे बनेगा, तो ये तो आपकी एक मैग्नेट रही, ये हो गई आपकी प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक में आपका चित्र कैसे बनेगा, ऐसा। और फिर आपके आती है अनुचुंबक। तो अनुचुंबक के अंदर हमारा चित्र कैसे बनता है, ऐसा। तो ये है आपके प्रतिचुंबक का चित्र और ये है आपके अनुचुंबक का चित्र। सो यहाँ तक तो हमारा पेपर हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके आगे के सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके बाय।